ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना मैथ्स का पहला चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो आज हम ये वीडियो क्लास कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत परेशानी हो सकता है समझने में एंड ऑल, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो लॉकडाउन पीरियड में हमें क्लास ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, जो है रियल नंबर्स। और चैप्टर को मैं पार्ट बाय पार्ट में कराऊंगा। तो अगर इसके बाद वीडियो के अपलोड करने के बाद अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो या समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग ग्रुप में कमेंट कर सकते हो। और मैं कुछ टास्क भी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा, जो आप लोगों को करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? तो आपको तो पता है रियल नंबर्स जो होता है, रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर होता है सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, सबको मिला के बनता है रियल नंबर्स। तो अगर आप लोगों को ये रियल नंबर्स में प्रॉब्लम है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। और फिर भी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाए, तो क्लास 9 का मेरा एक वीडियो है, आप लोग अगर बोल देंगे तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं सारे इंटीजर्स, और इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर, जिसमें पॉइंट ना हो, जिस नंबर पे पॉइंट ना हो, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और पॉइंट वाले में से टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है, जो पॉइंट टर्मिनेट हो जाता है वो, और पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1.212121 ऐसा रिपीट हो रहा है, या फिर 3.3333 ऐसा नंबर रिपीट अगर हो रहा है, तो वो सब रेशनल नंबर है। कौन सा? जैसे कि 4 को अगर हम, या फिर 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो ये सारे रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है? जो टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 1.765432, कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई रिपीट होने का पैटर्न भी नहीं है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा डाउट है, तो आप लोग मुझे मैसेज भेज सकते हो या फिर मुझे कॉल कर सकते हो। मैं वो रियल नंबर्स वाला वीडियो जो है आपको भेज दूंगा। इस चैप्टर में, क्लास 10 में जो रियल नंबर्स है, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो फर्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। फर्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। फिर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, फिर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। और हाँ, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप ऐसे ही सिर्फ वीडियो को मत देखिए, एक पेपर और पेन लेके तुम लोग बैठो, वहाँ पे जो जो मैं लिखा रहा हूँ वो सब नोट करो। फिर हम लोग पढ़ेंगे टू प्रूफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5 डॉट एसेट्रा। मतलब पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि √2, √3, √5 इन सबको इरेशनल प्रूफ करना है। जैसे कि इरेशनल नंबर में हमें पता है कि √2, √3, √5 ये सब जो है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, वो पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, जो है
तो क्लास 10 का जो मैथ्स है वो बहुत इजी है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन हर एक्सरसाइज अगर सिर्फ तुम लोग एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल्स है वो करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लोगे, तो उससे बात नहीं बनेगा। जो एक्सरसाइज के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब से हर एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो पहले we'll learn about the concept in this exercise which will be used in this exercise। तो इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने बोला तुम लोगों को कि हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें पहला पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो फर्स्ट दिमाग में ये आता है कि लेमा क्या है। लेमा एक स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। मींस एक स्टेटमेंट ऐसा है जो प्रूफ कर दिया गया है। कैसे प्रूफ हुआ है? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड ऑल प्रूफ हो गया है। उसको यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे, या फिर दूसरे किसी एल्गोरिदम को, दूसरे किसी पैटर्न को हम लोग ट्रू प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब जैसे कि हमें पता है 2 × 4 कितना होता है? 8। इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? 2 multiplied by 4 will be 8। ये है स्टेटमेंट। जैसे कि 2 multiplied by 4 will be 8, या फिर 2 multiplied by 4 equals to 8। ये सब जब हम ऐसे सेंटेंस में लिखते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हमें पता है, तो लेमा क्या है कि जैसे कि एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसको यूज करके हम लोग दूसरे एक स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो पहले लेमा क्या है वो लिख लो। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। अगर मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं भी आ रहा है तो हर वर्ड को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वहां से आप लोगों को मीन्स हर वर्ड का मतलब पता चल जाएगा। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव another स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट बोल लो या फिर एल्गोरिदम बोल लो। जैसे कि मैंने बोला, लेमा एक ऑलरेडी स्टेटमेंट जो प्रूवन है, वो थ्रू ऑब्जर्वेशन हमने देखा प्रूवन है, उसको यूज करके हम लोग दूसरे एक स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो ये जब हम ये और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रूफ है, क्या है। अभी जो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो मैं उसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। पहले लिख लो, इसके बाद मैं समझाता हूँ। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique number q and r such that a is equals to bq plus r, where 0 less than equal to r less than equals to b। तो मैंने क्या लिखा? गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique number q and r such that a is equals to bq plus r, where 0 less than equals to r less than b। अब इसका मतलब क्या है? ये पढ़ के तो तुम लोगों को मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऑब्वियसली आना भी नहीं चाहिए। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। हमें बोला गया है कि गिवन 2 पॉजिटिव, अच्छा इसके लिए मैंने बोला कि पहले ये जो रियल नंबर्स है इसको अगर इंटीजर्स क्या है, ये सब क्या है, क्लियर नहीं है तो पहले मुझे बोल देना, वो वीडियो में सेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 करके जितने भी नंबर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर। कि 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है a एंड b, तो a एंड b दिया हुआ है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक मतलब अलग। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट a को पकड़ लो 9
और बी को पकड़ लो 2। जैसे कि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो मैंने एक ए का पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया है 9 और बी का एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया है 2। तो अगर मैं इस 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। अच्छा, मैं इसको अलग पेज में करता हूँ तो पूरा एक ही पेज में रहेगा तो आपको समझ में आएगा। चलो, मैंने क्या बोला था कि दो नंबर ले लिया, लेट a इज इक्वल्स टू 9 और b 2। a को 9 लिया और b को 2 लिया, डिवाइड किया जब तब 2 4 ज़ा 8 आया 1। देखो यहाँ पे b है 2, a है 9, डिवाइड करने के बाद आया 1। तो ये 2 जो है ये क्या है, ये 2 है डिवाइजर। ये 9 जो है, ये 9 क्या है, ये 9 है हमारा डिविडेंड। और ये 4 जो आया, ये 4 क्या है, 4 है हमारा कोशिएंट। ये 2 जो है, ये 2 हमारा डिविजर है, ये 2 हमारा डिविजर है। और ये 9 जो है ये हमारा डिविडेंड है। और ये 4 जो है, ये 4 हमारा कोशिएंट है। और ये 1 जो है, ये 1 हमारा रिमाइंडर है। क्लियर? तो अभी अगर गौर से देखो तो कुछ ऐसा हुआ है, 2 इंटू 4 और रिमाइंडर है 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, ये हुआ है। तो अभी मान लो मैंने क्वेश्चन जो 4 आया है इसको मैं Q पकड़ लेता हूँ, क्वेश्चन रिमाइंडर R। और ये 9 जो है इसको तो A पकड़ा ही है, और ये जो B 2 है डिविजर, इसको तो B पकड़ा ही है। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 हो जाता है कितना, 9। तो इसका मतलब क्या है, 9 क्या था, डिविडेंड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू 2 क्या था, 2 था डिवाइजर, डिवाइजर इंटू 4 क्या था, कोशिएंट, कोशिएंट प्लस 1 क्या था, 1 था रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या था, डिविडेंड हमने 9 मतलब a इज इक्वल टू डिविजर क्या था 2 यानी b, क्वेश्चन को हमने क्या पकड़ा q, प्लस रिमाइंडर को क्या पकड़ा r। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यही तो जो इक्वल डिवीजन लेमा में जो बताया गया है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। a को हमने 9 पकड़ा था और b को हमने पकड़ा था 2। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर q एंड r। यूनिक नंबर इसलिए बोला कि a और b को हम अगर डिफरेंट नंबर पकड़ेंगे, डिफरेंट इंटीजर्स लेंगे, तो q और r भी अलग अलग आएगा। अभी हमने 9 और 2 पकड़ा तो Q और R आया 4 और 1। ऐसा अगर हमने 10 और 2 लिया तो Q और R आएगा 5 और 0। 2 5 10 होता ना, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो इसलिए यूनिक बोला कि अलग अलग नंबर का अलग अलग आएगा, सच दैट A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा आ गया A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आता है उसी स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखो क्या बोला था, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। 0 इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। अब इसका मतलब क्या है, अभी गौर से समझो। इसका मतलब यह है कि जैसे इस इक्वेशन में, इस एजम्पशन में हमारा b कितना था, 2, b था 2। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा। जैसे कि हमने 9 और 2 पकड़ा था ना, 9 और 2, तो b कितना था 2 इस क्वेश्चन में। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 2। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ये 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा होगा। ये नीचे जो ये लाइन है इसका मतलब है इक्वल्स टू भी है और इससे बड़ा भी है। तो 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो क्या क्या नंबर आ सकता है 0 से बड़ा और 2 से छोटा में। 0 तो इक्वल टू भी है तो 0 तो हो ही सकता है, और 0 2 के बीच में आता है 1।
टू नहीं हो सकता, ये टू से तो छोटा ही है। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा ये बिना ये किए हमने समझ लिया कि आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 1। देखो इससे निकल गया। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 और 8। अभी 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे b कितना था 2, तो इसके हिसाब से इधर भी आता 0 और 1, क्योंकि 0 तो इक्वल टू भी है। 0 और 1 कितना है रिमाइंडर 0। तो हम लोग इसी से गैस कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर आने का। इधर 0 होगा या 1 होगा। देखो 0 आया, इधर क्या था 0 होगा या 1 आएगा, कितना आया 1। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो तुम लोगों को दिमाग में ये आ सकता है कि सर जब हमें पता ही है कि ऐसे डिवाइड करके निकले जाएगा तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ढूंढने की जरूरत ही क्या है। ये स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल एक देता हूँ। 15, 15 और 2 दिया हमें, तो 15 को हम लोग 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर आया 1। तो ये तो पता ही था 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 2, तो 0 और 1। देखो रिमाइंडर 1 आया, ये तो पता ही था। तो ये अगर ये नहीं भी होता तो यहाँ से तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट। बट मान लो हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि एक नंबर दे दिया 2 और एक नंबर दे दिया मान लो a। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा। तो अभी 2 को अगर हमने b मान लिया तो हमें पता है कि रिमाइंडर आएगा 0 या 1, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 2 होगा। तो 0 और 2 के बीच में नंबर 1 आता है, 0 तो इक्वल है इसलिए लेस देन इक्वल भी है, तो 0 और 1। तो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये इक्वलिट डिवीजन, ये जो फॉर्मूला इसको लगा के आ जाएगा a इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो b यहाँ पे क्या है 2q प्लस आइदर रिमाइंडर होगा 0 या फिर आएगा 2q प्लस 1, या 2q प्लस 0 को हम लोग 2q भी लिख सकते हैं। तो देखो जब हमें दिया हुआ नहीं रहेगा, जैसे 2 नंबर दिया हुआ है, हमें नोन है कि यहाँ पे 9 और 2 लिया था, 9 और 2 हमें नोन है, और यहाँ पे हमने लिया 15 और 2, ये नोन है। लेकिन जब अननोन नंबर दे देंगे हमें, जैसे कि a दे दिया या b दे दिया, कुछ भी दे दिया, तब हम ये जो फॉर्मूला है ये उसमें अप्लाई करते हैं। आई थिंक नाउ आपको जो ये स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम डिवीजन का जो स्टेटमेंट है ये क्लियर हो गया होगा। और ये स्टेटमेंट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने दिखाया, लेकिन इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आ जाएगा। तब तक ये सब जो है ये सब आप लोग नोट करो और ढंग से इसको समझो। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज भेजो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये पार्ट 2 है वीडियो का। पहले जो हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ा था उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि सबके पास शायद बुक ना हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें बोला गया है कि हर पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होगा और हर ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करके कि 2 2 है तो हम लोग डिवाइजर जो है, डिवाइजर को हम लोग 2 ले लेते हैं। और डिविडेंट हमें पता नहीं, तो कोई भी इवन इंटीजर बोला है तो हम a ले लेते हैं। चलो ऐसा लिखते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर a। तो मान लो डिविजर 2 हो गया और डिविडेंट कोई कुछ भी ले लिया हमने, पॉजिटिव इंटीजर a। तो हमने जो पार्ट 1 में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। तो यहाँ पे a क्या है, a तो a ही है इंटीजर, b मतलब डिवाइजर कितना लिया यहाँ पे हमने 2q प्लस r। तो अभी हमें पता है क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 2। तो 2 के बीच में r है, 0 और 2 के बीच में है, तो क्या क्या होगा 0 और 1 यही होंगे। यही रिमाइंडर पॉसिबल है और तो कुछ पॉसिबल नहीं है कि 2 से छोटा होगा और इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होगा।
तो अगर r आइदर 0 है या फिर आइदर 1 है तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 2q प्लस पहला वाला ले लेते 0 यानी कि 2q, और a क्या बन जाएगा 2q प्लस रिमाइंडर कितना है 1 तो 2q, q से 2 मल्टीपल हो रहा है तो 2 जब किसी भी नंबर से पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इवन नंबर। और किसी भी इवन नंबर को तो मतलब ये 2q भी इवन है, इवन नंबर को 1 से प्लस कर दो तो वो क्या बन जाता है ऑड। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और ये जो हमारा नंबर है ये है हम फॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यानी कि जब a इवन होगा तो 2q, जब a ऑड होगा तो 2q प्लस 1, जो हमारे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो हमने इसी प्रोसेस से इक्वलिस लेवल डिवीजन लेमा, जो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला समझाया है उसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, उसी फॉर्मूला नहीं बोलूँगा उसको थ्योरम बोलूँगा, उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इसी के बेसिस पे और एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 3 बुक का। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 where q is some integer। अभी क्वेश्चन को ठीक से देखो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये याद रखना, पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इधर q क्या है, q कोई भी इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको हम लोग a पकड़ लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा वाला इंटीजर क्या लेंगे, 2 इंटीजर होना पड़ेगा ना, a और b। तो ये देखो क्वेश्चन में हर जगह पे 4 है, तो दूसरा वाला क्या लेंगे हम 4। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था 2 था, इसलिए हमने डिविजन 2 लिया, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 4 एंड 4 बी द अदर इंटीजर। तो जैसे ही हमने 4 को अदर इंटीजर लिया तो फॉर्मूला क्या है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a तो यही रहेगा, b हमने कितना ले लिया 4q प्लस r, और रिमाइंडर वाला क्या है 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू b कितना है यहाँ पे 4। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ये तो समझ में आ गया ना, ये 0 भी हो सकता है, 0 से लेके 4 के बीच में क्या क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है क्योंकि ये तो इक्वल टू साइन भी है, लेस देन इक्वल टू है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है। तो अभी एक एक करके लिखते हैं। a इक्वल्स टू अगर 0 हुआ तो क्या होगा 4q प्लस 0, यानी कि a इक्वल्स टू 4q प्लस 0 को तो 4q लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे अगर 1 हुआ तो क्या होगा, 1 हुआ तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, 2 हुआ तो क्या होगा 4q प्लस 2, और 3 होगा तो क्या होगा 4q प्लस 3, क्योंकि 1 2 0 1 2 3 हो सकता है यहाँ पे हमें मिला। तो अभी देखो a इक्वल्स टू 4q, तो 4 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये इवन हो जाएगा, तो ये बन गया इवन। मल्टीपल ऑफ 2 इसको तो मल्टीपल ऑफ 2 में लिख सकते हैं ना हम लोग, जैसे कि 2 इंटू 2q लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4q, तो ये इवन है। हमें ये इवन नहीं चाहिए, हमें एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला, तो a तो यहाँ पे इवन हो गया क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। 4q को हम लोग 2 इंटू 2q लिख सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या बन जाता है इवन। अब यहाँ 4q प्लस 1 है तो ये ऑड है। अब इसको देखो, इसको मल्टीपल ऑफ 2 में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 2 अगर कॉमन ले लिया तो 2q प्लस 1, तो 2 इंटू एनीथिंग, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा इवन आएगा। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर इवन ही होगा, तो ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ ऑड चाहिए। ये यस दिस इज ऑड। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके हमारा 4 ऑप्शन आता है, एक आता है 4q, लेकिन ये इवन है तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ ऑड इंटीजर चाहिए, इवन वाला नहीं चाहिए। तो ऑड वाला क्या क्या मिला हमें, ऑड वाला एक तो मिला 4q प्लस 1, ये वाला भी नहीं चाहिए, इवन है।
और एक मिला ये 4q प्लस 3। तो वही चीज़ हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो आशा करता हूँ कि ये पहला वाला थ्योरम से ये दो एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल करके आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो उसमें हम लोग इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज का जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सब कर लेंगे और थोड़ा एग्जांपल्स भी करेंगे। हाँ, शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यहाँ पे नहीं कर पाऊँ, ये जब क्लास स्टार्ट होगा तब वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूँगा। चलो बाय। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जैसे पिछले पार्ट में किया था इक्विलिब्स डिवीजन लेमा, आज हम करने वाले हैं इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। नाउ पहली बात यह है कि एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन तो चलो मैं समझा दूंगा। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हम यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिदम हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इट टू कंप्यूट या फिर टू फाइंड HCF। अच्छा, तो तुम लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि तुम लोगों को HCF तो निकालना आता है, लोअर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। चलो एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे बोला गया कि 75 और 45 का HCF निकालना है, तो हम क्या करते थे? 75 इक्वल्स टू 75 का ये निकालते थे 5 25 सा 5 15 सा 5 3 सा, तो ये हो जाता था 5 इंटू 5 इंटू 3। और 45 का क्या निकलता था? 5 9 सा 3 3 सा 5 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो, ऊपर एक 5 नीचे एक 5, ये कॉमन है, कॉमन फैक्टर। ये 3 ये कॉमन फैक्टर। तो हम लोग HCF बोलते थे। इधर से 5 और इधर से 3, 5 इंटू 3 15। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो 5 भी है 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट कितना है? 5 3 15। ऐसे हम लोग HCF निकालते थे। या फिर और एक जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि इस 75 को ऐसा लिख दिया, 5 दो बार है ना, तो 5 स्क्वायर इंटू 3, और 45 को ऐसा लिख दिया 5 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। इन दोनों 5 में से लोएस्ट पावर कौन सा है? इसका 2 है पावर, इसका 1 है पावर, तो ये लोएस्ट पावर 5 ये ले लिया। और 3 और 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 3 का पावर 1 कम किस में है? इसमें, तो ये वाला ले लिया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने का प्रोसीजर अभी तक हमें ये पता था कि जो कॉमन है उसको इंटू कर दो, या फिर ये वाला प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर मीन्स 5 और 5 कॉमन फैक्टर जो है उनमें से जिसका लोएस्ट पावर है उनको इंटू कर दो, आ जाएगा। तो बात अभी ये आता है कि अगर हमें ये स्टेप्स पता है कि ऐसे HCF निकाला जाता है, तो ये इक्विलिब्स डिवीजन से हम लोग क्यों HCF निकालते हैं? रीज़न इज ये नंबर छोटा छोटा है। अगर नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, 5-6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग ऐसे निकाल के साइड में ऐसे निकाल के इनटू लिखा के कि कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन है। वैसा करने के लिए उतना टाइम, ये कैमरा का एंगल भी, उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसको समझाने के लिए, इक्विलिब्स डिवीजन एल्गोरिदम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि 455 है और 42 है। हमें बोला गया कि इन दोनों का HCF निकालना है। कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला नंबर या छोटा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो।
455 डिवाइडेड बाई 42, तो ये आ जाएगा 42 वन ज़ा 42 और इधर बचेगा 35, 3 बचेगा 5 और यहाँ पे 0 देना पड़ेगा 420। ओके, तो अभी देखो 42 से इसको डिवाइड किया, एलसीएम हमारा बचा 35, तो इसको कैसे लिखेंगे? बड़ा वाला नंबर इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35, ये तो पता है ना, डिविडेंड डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें देखना है, हमें ये स्टेप तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है क्या? नहीं, रिमाइंडर हमारा 35 है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ है 42, यहाँ है 35, तो हम क्या करेंगे, इस 35 से 42 को डिवाइड करेंगे। 42 35, 35 वन ज़ा 35, एलसीएम आता है हमारा 7, तो हम इसको लिखेंगे 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 को अच्छे से लिख देता हूँ 1 प्लस 7। क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ गया? नहीं आया। फिर क्या करेंगे, फिर 35 को 7 से डिवाइड करेंगे। 35 इक्वल्स टू, तो 7 से तो पता ही है, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 35 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 0। तो जैसे ही रिमाइंडर आ गया हमारा, वहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा HCF। तो यहाँ पे HCF क्या है? HCF इज इक्वल्स टू 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 455 एंड 42 या फिर कॉमा 42 इज इक्वल्स टू 7। तो स्टेप्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम से निकालते हैं और HCF। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि HCF ऐसे कैसे निकालते हैं। चलो और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ले लेते हैं 75 और 45 का। तो 75 इक्वल्स टू, चलो मैं डिवीजन कर लेता हूँ 75 45 से, 45 वन ज़ा 45 30, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 1 प्लस 30, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर 45 को 30 से, 45 इक्वल्स टू 45 को 30 से किया, 30 वन ज़ा 30, रिमाइंडर 15, 30 इंटू 1 प्लस 15, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अभी इस 30 को 15 से डिवाइड करना है। 30 तो ये तो हमें पता है, 15 2 ज़ा 30, 15 इंटू 2 30 प्लस रिमाइंडर 0। तो ये जो 15 है, ये 15 हमारा क्या बन गया? HCF। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इस प्रोसेस से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसी का और एक ये लेता हूं मैं, एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेता हूं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो तो सब मैं करा दूंगा अभी यहाँ पे वीडियो क्लासेस में, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एंड ऑल, वो जब हमारा नॉर्मल क्लास स्टार्ट होगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर RD शर्मा से हो गया या फिर डिफरेंट जगह से हो गया, वहाँ से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा। प्लस जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसमें इस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आया एंड ऑल, वो सब भी करा दूंगा। तो अगर पहले से आप लोग ये सीख लोगे तो वहाँ पे आने से, मैं जस्ट क्वेश्चन देने से भी आप सॉल्व कर पाओगे। चलो एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? 1 का 1 कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है 135 एंड 225, तो बड़ा कौन सा है? 225। तो चलो 225 को 135 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 225 को जब मैं 135 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 135 वन ज़ा 135, एलसीएम आ जाएगा 90। तो लिख लेते हैं इसको, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 90, 90 वन ज़ा 90, एलसीएम रिमाइंडर आता है हमारा 45। तो इसको लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अभी 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। 90 इक्वल्स टू 90 45 45 2 ज़ा 90 होता है। अब आ गया हमारा रिमाइंडर 0, तो HCF कितना बन गया? HCF बन गया हमारा 45। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग HCF कैसे निकालते हैं यूजिंग दिस इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम। तो एक्सरसाइज 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में दोगे। अच्छा, अभी जाते हैं हम और एक क्वेश्चन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे रखता हूँ और नहीं यहीं पे कर लेता हूँ। एग्जाम्पल 4 है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद तुम सबके पास बुक नहीं होगा अभी, तो जिनके पास बुक नहीं है उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखा के दे रहा हूँ। अच्छा, वीडियो का साइज लंबा हो रहा है तो मैं एक काम करूँगा, ये क्वेश्चन अभी लिखा दे रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें इसका आंसर होगा। तो मैं जैसा क्वेश्चन लिखूँ क्वेश्चन तुम लोग भी लिखो। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट्स टू stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। Least area of the tray, full stop। What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose। तो क्वेश्चन ये मैं बोल दिया हूँ, क्वेश्चन अभी यहाँ पे रखने दो और क्वेश्चन खत्म करने के नेक्स्ट पार्ट में मैं ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके सॉल्व करके दे दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में मैं ये क्वेश्चन दिया था। ए स्वीट सेलर हैज, एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। वो उसको ऐसा स्टैक करना चाहती है ताकि ईच स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीस रहे और स्टैक में सबसे कम जगह लगे। तो ये क्वेश्चन समझ के आप लोग बोल दो कि ठीक है सर, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड से तो एचसीएफ निकालना बहुत इजी है, वैसा हम निकाल देते हैं, निकालने के बाद आंसर निकल जाएगा। बात तुम्हारा सही है कि चलो सिंपली एचसीएफ निकाल देते हैं ऑफ क्या क्या है, 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी। तो इसको जब डिवाइड करूंगा मैं 130 से तो ये आएगा 420 इंटू 130, 130 इंटू 3 आएगा 390, एलसीएम रिमाइंडर बचेगा 3। तो 130 इंटू 3 प्लस 30, फिर 130 को 30 से डिवाइड करूंगा तो 30 इंटू 4 120 प्लस 10। चलो डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 34 जो 120 रिमाइंडर 10, फिर 30 को 10 से डिवाइड करने से 10 3 जो 30 प्लस 0, तो आंसर आ गया 10। आप लोग बोल दोगे कि 10 स्टैक। अच्छा, बात बिल्कुल सही है, आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन बात क्या है, हम लोग यहाँ पे आंसर सिर्फ निकालना नहीं सीख रहे। क्यों हमने एचसीएफ निकाला? क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने एचसीएफ ही क्यों निकाला, एलसीएम क्यों नहीं निकाला। तो जब आप ये समझ जाओगे क्वेश्चन में कि आपने एचसीएफ क्यों निकाला, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्या बोला कि स्वीट सेलर की दुकान में आपने देखा होगा, दुकान में ऐसा ट्रे होता है और मिठाई जो है, स्वीट्स जो है, उसको ऐसा स्टैक करके रखा होता है, ऐसा स्टैक करके रखा होता है, ऐसा स्टैक करके रखा होता है, एक के ऊपर एक। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर स्टैक में सेम नंबर हो और सेम नंबर और बर्फी और सबसे कम जगह लगे। तो मान लो
ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक है, ये पूरा है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये एक स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है। तो मान लो एक स्टैक में एक्स बर्फीस है, ईच स्टैक हैज सेम बर्फीस। तो मान लो हम लोग ले लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ बर्फीस आर प्लेस्ड इन वन स्टैक। ये पार्ट अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया है तो मुझे मैसेज भेज के बोलना, क्योंकि ये समझना तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा कि बुक से आएगा, या फिर हाँ कॉमन भी आ सकता है कि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अगर समझ गए तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को करने के लिए, आसानी से सॉल्व कर दोगे। अब देखो मैंने बोला ये एक स्टैक है, एक स्टैक में कितना क्वेश्चन तो वही पूछा गया ना कि एक स्टैक में कितना बर्फीस प्लेस करने से सबसे कम जगह लगेगा। तो मान लो एक स्टैक में हमें नहीं पता कितना बर्फी प्लेस हुआ है, हमने उसको एक्स पकड़ लिया कि इस एक स्टैक में एक्स बर्फी, नेक्स्ट स्टैक में भी एक्स बर्फी, नेक्स्ट स्टैक में भी एक्स बर्फी। तो हर स्टैक में मान लो y नंबर ऑफ काजू बर्फी है, हर स्टैक में y नंबर ऑफ काजू बर्फी है। मान लो इसमें भी y नंबर ऑफ काजू बर्फी है, इसमें भी y नंबर ऑफ काजू बर्फी है। तो हमें एक चीज पता है कि टोटल नंबर ऑफ काजू बर्फी कितना है, 420। तो हर स्टैक में अगर नंबर ऑफ काजू बर्फी हर स्टैक में अगर हम लोग इंटू कर दें कि एक्स नंबर ऑफ स्टैक है, तो इतने नंबर ऑफ स्टैक्स में काजू बर्फी इतना करके है, तो टोटल तो 420 आएगा। ये तो चेंज नहीं होगा ना, काजू बर्फी तो 420 है, वही रहेगा। एक स्टैक में काजू बर्फी रखा, जितना रखा, जितने भी स्टैक्स है उन स्टैक्स में जितना जितना काजू बर्फी रखा वो अगर सब निकाल दे तो 420 होगा। सिमिलरली एक स्टैक में मान लो क्या z नंबर ऑफ बादाम बर्फी से, हर स्टैक में मान लो z नंबर ऑफ बादाम बर्फी से, तो जितने नंबर ऑफ स्टैक्स है उसको अगर हम लोग इंटू करेंगे नंबर ऑफ बादाम बर्फी, तो वो तो दिया हुआ ही है हमें, 130 ही आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये देखो x इंटू वाई 420 है। तो अगर ये बात समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको हमने पकड़ लिया एक स्टैक है, ये दूसरा स्टैक, तीसरा स्टैक, हर स्टैक में तो इक्वल नंबर ऑफ बर्फीस ही होगा, ठीक है ना। तो इस स्टैक में मान लो x नंबर ऑफ y नंबर ऑफ काजू बर्फीस है। एक स्टैक में हमने पहले मान लिया कि x नंबर ऑफ बर्फीस है, इस x नंबर ऑफ बर्फीस में मान लो y नंबर ऑफ काजू बर्फी है। तो जितना काजू बर्फी का स्टैक है उतना इंटू नंबर ऑफ काजू बर्फीस इन वन स्टैक, इंटू करने से टोटल नंबर ऑफ काजू बर्फीस आ जाएगा। सिमिलरली जितना एक स्टैक में जितना बादाम बर्फीस है इंटू नंबर ऑफ जितने स्टैक्स में बादाम बर्फीस है उसको इंटू करने से टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फीस आ जाएगा। तो x इंटू वाई करने से 420 आ जाएगा और x इंटू जेड करने से 130 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो तो ये क्या है, 420 का ये दोनों फैक्टर्स है, ये दोनों फैक्टर्स है, और ये क्या है, ये है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ऐसे निकालने के लिए इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो हमने सीखा था इसको HCF बोलते हैं, इसलिए हम लोग HCF निकाल रहे हैं। फिर से बोलो बार बार कि अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे फिर से मैसेज करना। जैसे कि मान लो, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, ऐसे ही कोई कॉमन फैक्टर होने से नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास दिया गया कि 75 काजू बर्फी है और 45 बादाम बर्फी है, तो 75 का फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3, और इसका कितना आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक स्टैक में तीन तीन बर्फी लगा सकते हैं, एक स्टैक में, क्योंकि तीन भी तो कॉमन फैक्टर है, एक स्टैक में तीन तीन बर्फी लगा सकते हैं। तो तीन तीन बर्फी लगाने से कितना होगा, ये 75 बर्फीस खत्म करने के लिए हमें ऐसे तीन बर्फी का 25 स्टैक लगाना पड़ेगा, 25 स्टैक, क्योंकि 25 इंटू 3 जाके 75 होगा, ऐसा 25 स्टैक। और 45 का तीन तीन अगर लगाया हमने तो 15 स्टैक लगाना पड़ेगा। क्यों 15 स्टैक, क्योंकि 3 इंटू 15 जाके होता है 45। हम तीन तीन बर्फी भी लगा सकते हैं क्योंकि तीन भी कॉमन फैक्टर है, हो जाएगा इसमें, लेकिन ये तीन तीन लगाने से पूरा एरिया ज़्यादा ले लेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मॉलेस्ट एरिया,
तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है और इधर 5 है, तो 5 3 15। अगर 15 15 करके लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो 75 जो बर्फीस है 15 5 जो 75, तो 5 स्टैक में 15 15 करके अगर लगाया तो 5 स्टैक में सारा बर्फी आ जाएगा। और 15 3 जो 45, तो 15 करके लगाने से 3 स्टैक में हम लोग ये पूरा बादाम बर्फी जो है वो लगा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तभी जाके सबसे कम स्पेस लगेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं कि इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने HCF क्यों निकाला। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को पहले होमवर्क दिया था 1.1 में, लास्ट पार्ट में होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दिया, शायद आप लोगों के पास क्वेश्चन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो है 196 एंड 38220, और क्वेश्चन नंबर 3 है 867 एंड 255। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करके दिया, 2 और 3 मैंने होमवर्क करने के लिए बोला था, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया था, तो अभी दे रहा हूं। और एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी तुम लोगों का होमवर्क है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रिलेटेड टू दिस वन है, एंड ये होमवर्क है तुम लोगों का। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये अभी जो मैंने एग्जांपल करके दिया क्वेश्चन नंबर 4 काजू बर्फी वाला, वैसा ही सेम, वो भी समझ के करना जो भी निकालो आप लोग, और इसका भी आंसर करके तुम लोग ग्रुप में दिखाना मुझे। An army contingent of 616 members, मैं इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को क्योंकि हो सकता है मेरा हैंडराइटिंग समझ में ना आए, लेकिन वाइवा रहेगा तो समझ जाओगे। An army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन ये है कि एक आर्मी बैंड में 616 मेंबर्स है, जो 32 मेंबर्स बैंड पार्टी होता है ना, वो आर्मी में जो बैंड बजाते हैं उनके पीछे मूव करना है लाइन बना के। तो हमें पूछा गया कि कितना कॉलम होने से वो लोग एक साथ मार्च कर सकेंगे। तो वही हो गया, काजू बर्फी और बादाम बर्फी जैसा ही हो गया, इनके पीछे ये रहेंगे तो कितने स्टैक में लगा सकते हो, वैसे कॉलम पूछ ले, कॉलम तो इसको बोलते हैं ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपकी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है। तो वो सब क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करके दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। ये पार्ट में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 सही से देखा है क्या है, तो ये क्वेश्चन तो आप अभी तक कर भी चुके होंगे। मीन्स क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो वो जो ऑड इंटीजर है उसको ए पकड़ते हैं, ए इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिदम अगर लगाया तो पार्ट ए में जो मैं तुम लोगों को समझाया था, ए क्या होता है, ए = BQ + R। ये पहले पार्ट में इक्विलिड
लेमा में मैंने तुम लोगों को समझाया था। एक्चुअली इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम से जो ये एचसीएफ निकालना है, ये सब इजी पार्ट है, ये भी इजी पार्ट है, पर इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो हमें बोला गया कि 6q+1, तो हम दिखाई दे रहा है कि हर जगह 6 है, तो b को हम लोग पकड़ लेते हैं 6। हियर b इक्वल्स टू 6। तो हमने क्या पढ़ा था, 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू 6। b से छोटा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b 6। तो 0 से 6 से छोटा, 0 से बड़ा और इक्वल टू, तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 होगा, आइदर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि 6 है मैक्सिमम, b तो हमने 6 पकड़ा है। तो दैट इज ए जो है, ए क्या क्या बन सकता है, ए कैन बी आइदर हो जाएगा ये 6 अगर लिया तो 6q+0, रिमाइंडर 0 होगा, तो 6q+0 तो 6q हो जाएगा, या फिर हो जाएगा 6q+ रिमाइंडर 1, या फिर हो जाएगा 6q+ रिमाइंडर 2, या फिर रिमाइंडर 6q+ रिमाइंडर 3, या फिर 6q+ रिमाइंडर 4, या फिर 6q+ रिमाइंडर 5। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने जो वो पार्ट में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली समझाया था कि ये जो पार्ट है a इक्वल्स टू bq+r, b को हमने 6 पकड़ा, तो 6q+r, पहला रिमाइंडर क्या है 0, तो 6q+0 6q, आइदर या 6q होगा या फिर 1 हो सकता है रिमाइंडर, तो 6q+1 या 2 हो सकता है, 6q+2, ऐसा करते करते 5 तक जाएगा, 6q+5। अभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग में देखो, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, ये मैंने कैसे समझाया था आपको। अगर कोई चीज 2 से डिविजिबल है, ये मैंने पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में समझा चुका हूं, देख लेना, कि अगर कोई 2 से डिविजिबल है तो वो जो है वो इवन हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखेंगे सिंस a इज ऑड, तो 6q जो है, 6q को देखो 2 इंटू 3q लिखा जा सकता है, 2 का डिविजिबल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 6q+2 जो है, इसको भी मैं 2 ब्रैकेट 3q+1 लिख सकता हूँ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये लिखना है, मैं ये समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। और 6q+4 जो है, ये भी देखो 2 कॉमन लेने से 3q+4, सिंस ए आर निग्लेक्टेड, सिंस ए इज ऑड, तो ये देखो, ये जो मैंने लिखा था 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5, यहाँ से ये 6q+2 और 6q+4 जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे आर डिविजिबल बाई 2 और हमें बोला गया है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। वाई निगलेक्टेड? एज दे आर डिविजिबल बाई 2। ये जो लिखा है ये तुम लोग साइड ड्राफ्ट में लिखना, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए 6q के नीचे 2 इंटू 3q लिखा हो, इसको 2 कॉमन लेके लिखा हो, एंड ऐसा इसको लिखा हो। तो अगर ये तीनों निगलेक्ट हो गया, अगर ये तीनों निगलेक्ट हो, बचा क्या? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यही तो हमारा क्वेश्चन है, आ गया आंसर। इसको हम लोग कंक्लूड कैसे करेंगे? सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q+1, 6q+3 और 6q+5। खत्म। ये शायद तुम लोग खुद भी कर सकते थे, क्योंकि पहले जो पार्ट में जो दिया था उनमें मैं एग्जांपल के थ्रू ये सब एक्सप्लेन कर चुका था, और जितना और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग जब क्लास स्टार्ट होगा इसके बाद ही ये करेंगे, क्लास में करेंगे। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख के बाद शायद से एक स्कोप मिले कि ट्यूशन स्टार्ट करने का, तो देखते हैं क्या होता है, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलो अभी के लिए एक्सरसाइज 1.1 का ये खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive
integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer। ये भी सेम ही है, इसमें भी वही पूछा गया। ये यूज इक्वलिट डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। इसमें भी क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ना, क्या पकड़ूंगा, a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और अभी तुम लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया होगा, इधर 3 है इधर 3 है, तो हम b क्या पकड़ेंगे, एंड b इक्वल्स टू 3। तो हम इक्वलिट डिविजन एल्गोरिथम लगाने से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 3 है ना, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। तो b कितना है हमारा 3, सॉरी बी क्यू प्लस आर, 3q प्लस आर। ये हमें पता है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू बी, तो b कितना है हमारा 3 लिख देता हूँ 3। तो पॉसिबल क्या क्या आ सकता है, तो r कैन बी आइदर 0 या फिर 1 या फिर 2। तो इधर से a क्या हो जाएगा, अगर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 3q, अगर 1 हुआ तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और अगर 2 हुआ तो क्या होगा 3q प्लस 2। और तो कुछ नहीं हो सकता, यही तो आएगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 0 1 और 2 ही आ सकते हैं। तो इधर a ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो अभी हमें क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो स्क्वायर तीनों का स्क्वायर करेंगे। पहले ये वाला को लेते हैं, a इक्वल्स टू 3q, इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को अभी गौर से देखना क्या करने वाला हूँ मैं, अगर ये नहीं समझा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी 9 स्क्वायर को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर में क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है इसको 3m की फॉर्म में लाने का है। तो अगर मैं बोल दूँ ये पूरा जो टर्म है 3q स्क्वायर है ये m है, तो आ गया ना ये 3m का फॉर्म में। m तो कुछ भी हो सकता है ना, m तो कुछ भी नंबर हो सकता है। तो 3 इंटू ये पूरा नंबर को मैंने m पकड़ लिया, तो आ गया ये। अभी नेक्स्ट वाला स्क्वायर, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा कि मैंने कैसे डायरेक्टली m पकड़ लिया एंड ऑल, नेक्स्ट देखो तो समझ में आ जाएगा। हमें प्रूव करना है 3m, m क्या है, कोई नंबर वंबर नहीं दिया हमें, हम कुछ भी पकड़ सकते हैं m को, लेकिन 3 इंटू कुछ एक नंबर होना चाहिए। तो कुछ एक नंबर को हम m बोलेंगे, तो इसको तो ले आया ना 3 इंटू कुछ एक नंबर। अब नेक्स्ट वाले में क्या लाना है, 3m प्लस 1 या फिर 3m। तो ये वाले में देखते क्या कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी तुम लोग डायरेक्ट ऐसा मत करना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6q इंटू 1। ये समझ में आ गया ना, इसको मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab का फॉर्म में ब्रेक किया इसको। तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो इतना आ गया, तो आगे तो कर ही लोगे, जैसे कि ये आ जाएगा इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 टू 6 2q प्लस 1। अब गौर से देखो 3 इंटू समथिंग नंबर प्लस 1 आ गया ना, तो वही तो हमें चाहिए 3 इंटू एम प्लस 1। एम क्या होता है, एम कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 3 इंटू कुछ भी नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया ना 3 इंटू कुछ भी नंबर, ये पूरा टर्म को हम लोग एम पकड़ लेते हैं। तो देखो ये भी आ गया 3m के फॉर्म में, ये भी आ गया 3m प्लस 1 फॉर्म में। अब बचा लास्ट वाला a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो a स्क्वायर और इधर 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ट्वाइस ab, 2 3 जा 6 इंटू 2 12q। तो इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ये 12 को आगे ले आया 4 को पीछे, तो इधर भी 3 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q। नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो 4 है
तो मैं अगर ऐसे +4 लिख दूँ तो ये हो रहा है क्या 3m+1 फॉर्म में? नहीं हो रहा है, ये 3m+4 फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसको क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करूँगा। 4 को जो है इसको ऐसे रख देते हैं, चलो इसको ऐसे रख दे, 9q² प्लस 12q प्लस 4 को जो है 4 को मैं 3+1 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। 3+1 तो 4 हो जाएगा। अब भी अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, 3q² प्लस 4q, और ये जो 3 है ये भी कॉमन हो जाएगा, 3 1 से 3। अब बचेगा सिर्फ +1। ये देखो 3 से मैंने सबको कॉमन ले लिया, 3q² प्लस 4q प्लस 1, बचा सिर्फ 1, तो आ गया ना ये 3m+1 फॉर्म में। ये पूरा जो है ये है m। ये क्वेश्चन को तुम 1-2 बार करो, क्लियर हो जाओगे। नहीं हुआ तो मुझे फिर से पूछ सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ईजी है। पहले इसमें स्क्वायर किया, आ गया 3 इंटू समथिंग फॉर्म में, तो यानी कि इसको मैं 3m बोल सकता हूँ। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ऐसा आ गया 3 इंटू समथिंग प्लस 1, तो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ ना 3m+1, अगर ये पूरा को m पकड़ लूँ। सिमिलरली इसको भी किया, लास्ट में 4 बच रहा था, वहाँ पे मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया, 4 को क्या लिख दिया 3+1, 3 से कॉमन लिया तो +1, तो ये भी आ गया ना 3m+1 फॉर्म में। तो आई होप अभी ये क्वेश्चन 4 करने के बाद तुम लोगों को थोड़ा, ये जब करोगे सिर्फ देख, मैंने अभी समझा दिया है, ये अभी तुम लोग कॉपी में करो, जब करोगे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और अभी लास्ट क्वेश्चन जब करूंगा तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है मैं वो उसके लिए अलग एक पार्ट बता दूंगा, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो प्रोसीजर वही सेम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हम लोग जो इंटीजर है उसको a पकड़ लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 9 है, तो आप लोग सोच सकते हो कि b 9 ले। हाँ, 9 लेने से भी आएगा, लेकिन 9 लेने से क्या होगा, क्यूब करना है, क्वेश्चन में क्यूब पूछा है, तो 9 लेने से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम लोग 9 नहीं लेके b को 3 लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन आगे देखो, समझ में आ जाएगा b लेने से क्यों हो जा रहा है। तो ये a क्या बन जाएगा, bq प्लस r, यानी कि a = 3q प्लस r। क्योंकि याद रखना इसको क्यूब करना है हमें, पहले वाले में स्क्वायर किया था। तो a = 3q प्लस r और 0 ≤ r ≤ 3, तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएंगे 0 1 और 2। तो पहला वाला तो इजी है, इधर आएगा 3q प्लस 0, लिख नहीं रहा हूँ। दूसरा वाला होगा 3q प्लस 1 और तीसरा वाला होगा 3q प्लस 2। तो पहले ये 3q वाला कर लेते हैं हम लोग, a = 3q। अब अगर क्यूब होगा तो क्या होगा, a³ = 3q³, तो a³ = 3 हो जाएगा 27 q³। अब इसको 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 3q³, ऑब्वियसली 9 3 27 ही होता है, तो आ गया ना ये 9m फॉर्म में, क्योंकि ये नंबर को मैं क्या पकड़ लूँगा, m, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये आ गया 9m फॉर्म में। पहला पार्ट क्लियर, जैसे पहले किया था वैसे सेम ही करेंगे, सिर्फ इसमें क्यूब है। अब है दूसरा ये वाला, a = 3q प्लस 1, a = 3q प्लस 1। अब इसको क्यूबिंग बोथ साइड, a³ = 3q प्लस 1 होल क्यूब, a³ a प्लस बी होल थिंग क्यूब का फॉर्मूला किया है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये तो पता ही होगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पे पहले a³ प्लस b³ प्लस 3a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। समझ में तो आ रहा होगा, फॉर्मूला में मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 27q³, ये तो 1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 3² 9, 9 3 = 27q, और ये हो जाएगा 3 3 = 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 9q। ओह, ये q² हो जाएगा, सॉरी। हाँ, 27
क्यू क्यूब प्लस, तो इसको अरेंज कर देता हूँ मैं, 27 क्यू क्यूब, फिर ये क्यू स्क्वायर को लिख देता हूँ 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू लिख देता हूँ प्लस 1। ओके, अभी इसको मुझे लाना है 9m प्लस 1 फॉर्म में। 9m प्लस 1 फॉर्म में लाने के लिए प्लस 1 तो मेरे पास आ गया है, ये तो खत्म हो गया। इसको 9 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अगर ये पूरा टर्म को मैं m पकड़ूँ तो ये आ गया ना 9m प्लस 1 फॉर्म में। m मतलब क्या, कोई भी नंबर जिसको 9 से इंटू हो रहा हो, तो यहाँ पे तो एक नंबर इंटू ही हो रहा है ना 9 से, तो हो गया 9m प्लस 1। और ऊपर देखो हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, 9m या फिर 9m प्लस 1, 9m तो आ गया, ये 9m प्लस 1 भी आ गया। अभी ये तीसरा वाला जो है ये इधर 9m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 8 फॉर्म में अगर आ गया तो हमारा जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो तीसरा वाला इक्वेशन क्या है, 3q प्लस 2। चलो अभी उसको करते हैं। तो उसमें भी वो सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे a प्लस बी क्यूब का, कि x इक्वल टू लास्ट वाला क्या था 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड, x क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 27 क्यू क्यूब, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 2 स्क्वायर 4, 9 4 ज़ा 36 क्यू। तो यहाँ से अगर हमने अरेंज कर लिया क्यू क्यूब पहले, क्यू स्क्वायर इसके बाद 36 क्यू प्लस 8, तो ये देखो प्लस 8 क्वेश्चन में दिया था, प्लस 8 फॉर्म में आ गया। अभी यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो अगर ये पूरा को मैंने m मान लिया तो ये आ गया ना 9m प्लस 8 फॉर्म में। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें 9m प्लस 8 फॉर्म में लाने के लिए पूछा था, तो आ गया। तो इसको हम लोग कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, पहले वाले में शायद नहीं लिखाया, इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, हैंस a क्यूब is either of the form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। ये देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन, सिर्फ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया। लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस फॉर्म में सिर्फ लाना है, तो ले आया उस फॉर्म में 9m प्लस 8 फॉर्म में। अभी ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट निकलता है, एक्चुअली अगर क्लास में होते तो और क्वेश्चन सामने सामने तुम लोगों का डाउट्स क्लियर कर देता और प्लस थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कर लेते तो तुम लोगों का डाउट्स क्लियर होता। लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसे ही करो, इसको प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स निकलते हैं वो मुझे ग्रुप में मैसेज भेज के करो, पूछो या फिर कॉल भी कर सकते हो। चलो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, बाय बाय।